आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम वैसे कविता, कहानी, उपन्यास पढ़ने वाले हैं जो खंडों में विभक्त हैं। उनके हम खंडों को देखेंगे कि कौन, जैसे रामचरितमानस है, ये कितने खंडों में विभक्त है और उसके कौन कौन से खंड हैं, क्रम से देखेंगे। और जैसे कि चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग में कितने निबंध संग्रहित हैं, उनको देखेंगे। कविता क्या है, कविता क्या है में कौन कौन से क्या है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में लिखा गया है। शिव शंभू के चिट्ठे, कितने चिट्ठे लिखे गए, उनको क्रम से देखेंगे। मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम में कितने भाग हैं, उसको देखेंगे। परिप्रवास में कितने भाग हैं, इसको रश्मिरथी, असाध्य वीणा, परीक्षा, गुरु मैलांचल। और कविता क्या है, माटी की मूर्तें कितने भागों में है, मुर्दहिया कितने भागों में लिखी गई है, और हमारा मसीहा कितने भागों में विभक्त है। संस्कृति अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय, एक साहित्य की डायरी, और मेरी तिब्बत यात्रा, अरे यायावर रहेगा याद, पृथ्वी राज रासो, इन हम कविताओं को देखेंगे। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को अगर देखें, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है, इसमें संशोधित भाषाएं कौन कौन सी हैं, और अश्वघोष सघोष ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, और भाषा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, आज हम इतना पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कामायनी महाकाव्य। कामायनी महाकाव्य कितने सर्गों में विभक्त है, तो ये 15 सर्गों में विभक्त है। इसका प्रकाशन की बात करें तो प्रकाशन 1936 है, कहीं कहीं पे 35 भी देखने को हमें मिलता है। तो कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। वो कौन कौन से हैं? उसमें चिंता, आशा, श्रद्धा, काम वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो ये कितने सर्ग हैं कामायनी महाकाव्य में? 15। कौन कौन से? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, और आदर्श, रहस्य, आनंद। ये कितने सर्ग हैं? 15, जिसमें से हमको पढ़ने कौन कौन से हमारे सिलेबस में हैं? श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा। श्रद्धा की बात करें तो तीसरे नंबर पे आती है, और लज्जा 6ठे नंबर पे है, और ईड़ा 9 नंबर पे है। तो चिंता 1 नंबर पे, आशा 2 नंबर पे, श्रद्धा 3 नंबर पे, काम 4 नंबर पे है, और वासना नंबर पे, लज्जा 6 नंबर पे, कर्म 7, ईर्ष्या जो है 8 नंबर पे हमें देखने को मिलेगी, और ईड़ा 9 नंबर पे, स्वप्न 10 नंबर पे, संघर्ष 11, निर्वेद 12, दर्शन 13, और रहस्य 14, और आनंद 15। तो ये हमने देखा कि कामायनी महाकाव्य का प्रकाशन। नागिन ने कामायनी को रूपक काव्य कहा है। नामवर सिंह ने कामायनी के सारे प्रतीक आधुनिक जीवन से लिए गए हैं, न कि पौराणिक या मिथकी संदर्भों से। ये कौन कहते हैं? नामवर सिंह। नामवर सिंह कहते हैं कि कामायनी के सारे प्रतीक आधुनिक युग से लिए गए हैं, न कि पौराणिक मिथकी से लिए गए हैं। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान कामायनी एक सफल कृति, लेख मुक्ति मानते हैं। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान क्या कहते हैं? कामायनी एक असफल कृति है। कौन? इंद्रनाथ मदान कहते हैं कामायनी एक असफल कृति है। मुक्तिबोध के अनुसार कामायनी एक फैंटेसी है। इसके बाद हम देखते हैं चिंतामणि किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा। चिंतामणि है, चिंतामणि को 4 भागों में संपादक ने है, 4 भागों में प्रकाशित हुई। चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3, और चिंतामणि भाग 4। तो चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन कब, कितना? चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंधों का संकलन है? 17 निबंधों का संकलन है। इसका संपादक किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। चिंतामणि भाग 1 का संपादन किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया, और इसका प्रकाशन 1939 है। चिंतामणि भाग 2 का में कितने निबंध मिलते हैं? 3 निबंध मिलते हैं, और संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रहे हैं। चिंतामणि भाग 2 निबंध 3, संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रहे हैं। इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1945 ईस्वी में हुआ है। और उसके बाद चिंतामणि भाग 3, इसमें 21 निबंध संग्रहित हैं। इसमें इसका संपादन किसने किया है? डॉक्टर नामवर सिंह जी ने किया है। 1983 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया है। और चिंतामणि भाग 4 की बात करें तो 47 निबंध हैं। संपादक कुसुम चतुर्वेदी, ओम प्रकाश सिंह। ये 2002 ईस्वी में चिंतामणि भाग 4 का प्रकाशन हुआ है। तो चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग अगर 4 की बात करें तो कितने निबंध संग्रहित हैं? 47। चिंतामणि भाग में सबसे ज़्यादा निबंध
संकलित हैं, जिसमें 47 निबंध हैं। संपादक इसके कौन रहे हैं? कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। और चिंतामणि भाग 3 की बात करें तो 21 निबंध हैं चिंतामणि भाग 3 में। संपादक डॉक्टर नामवर सिंह रहे हैं। और चिंतामणि भाग 2 की तो संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रहे हैं। चिंतामणि भाग 1 17 निबंध, संपादक रामचंद्र शुक्ल 39 में। मणि भाग 1 में कौन कौन से निबंध हैं? अगर हम देखें तो भाव मनोविकार। भाव पहला निबंध कौन सा है? भाव मनोविकार, उत्साह श्रद्धा भक्ति, करुणा लज्जा ग्लानि, लोभ प्रीति घृणा ईर्ष्या भय, क्रोध। कविता क्या है? कविता क्या है? कौन से नंबर पे निबंध इसमें देखने को मिलेगा? तो 11 नंबर पे हमको निबंध देखने को मिलेगा। मानस की धर्मभूमि, तुलसी की भक्ति मार्ग, भारतेंदु हरिश्चंद्र काव्य में लोक मंगल की साधन अवस्था, और साधारणीकरण और वैयक्तिक वैचित्रवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप। तो ये 17 निबंध हैं जिसमें हम पढ़ेंगे। इसमें कविता क्या है, कविता क्या है, निबंध जो है उसको कितने भागों में बांटा गया है, क्या है निबंध, इसको कितने खंडों, इसको कितने कितने भागों में बांटा है, कविता क्या है सबसे पहले देखने को मिले। इसको कविता क्या है निबंध में शुक्ल जी ने 14 प्रकरण उठाए हैं। जो कविता क्या है निबंध में शुक्ल जी ने कितने प्रकरणों पर प्रकरण उठाए हैं? तो 14 प्रकरण 14 अध्यायों में बांटा है। जिसमें कविता क्या है, सभ्यता के आवरण और कविता। कविता क्या है? सभ्यता की आवरण और कविता। कविता और सृष्टि प्रसार, मार्मिक तथ्य, काव्य और व्यवहार, मनुष्यता की उच्चभूमि, भावना या कल्पना, मनोरंजन, सौंदर्य, चमत्कारवाद, अलंकारवाद, कविता पर अत्याचार, कविता की आवश्यकता। तो कविता की आवश्यकता कितने नंबर पे है? अगर कविता क्या है में देखें तो 14 नंबर पे है। कविता की आवश्यकता क्यों होती है? कविता पर अत्याचार कितने नंबर पर है? कविता पर अत्याचार 13 नंबर पे है। अलंकार 12 नंबर पे है। और चमत्कारवाद कितने नंबर पे है? चमत्कारवाद ये जो है नंबर पे देखने को मिलता है। तो कविता क्या है? नंबर 1 सभ्यता की आवरण और कविता, 2 कविता और सृष्टि प्रसार, 3 मार्मिक तथ्य अगर किसमें देखने को मिलेंगे तो 4 नंबर पे मनुष्यता की उच्च भूमि कविता क्या है? तो प्रकरण में कौन से प्रकरण में देखने को मिलता है? तो मनुष्यता की उच्च भूमि। 6 नंबर पे भावना या कल्पना किसमें? 7 नंबर पे कविता की उच्च भूमि 6 नंबर पे, और भावना या कल्पना 7 नंबर पे, मनोरंजन 8 नंबर पे, सौंदर्य 9, चमत्कारवाद 10, अलंकार 11, कविता पर अत्याचार। मनोरंजन कितने नंबर पे है? 8 नंबर पे सौंदर्य, 9 नंबर पे कविता की भाषा, 10 नंबर पे चमत्कारवाद 11, अलंकार 12, और कविता पर अत्याचार जो 13 नंबर पे, और कविता की आवश्यकता क्यों है ये 14 नंबर पे हमें देखने को मिलती है। तो ये हमने देखा चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध संकलित हैं उनको, और उसको भाग 1 चिंतामणि में कितने 4 संग्रहों में प्रकाशित है। चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3। चिंतामणि भाग 1 में 17 निबंध, संपादक शुक्ल जी खुद रहे हैं। और चिंतामणि भाग 2 में संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 1945 ईस्वी में इसमें 3 निबंध हैं। चिंतामणि भाग 3 21 निबंध हैं, संपादक नामवर सिंह हैं। 21 जो जिसमें निबंध है उसमें उसके संपादक कौन है? नामवर सिंह। इसका प्रकाशन कब हुआ? इसका 1983 ईस्वी में हुआ। संपादक चिंतामणि भाग 3 के प्रकाशक कौन संपादक हैं? नामवर सिंह 1983। और चिंतामणि भाग 4 संपादक कुसुम चतुर्वेदी 2002। शिव शंभू के चिट्ठे भारत मित्र पत्रिका में सबसे पहले 11 अप्रैल 1904 ईस्वी से 9 मार्च 1907 ईस्वी तक बाल मुकुंद गुप्त ने इसमें चिट्ठे भेजे गए। 8 चिट्ठों को भेजा गया, जिसमें बानम लॉर्ड कर्जन। पहला चिट्ठा क्या है? बानम लॉर्ड कर्जन बुलबुलों के बारे में अपने सपने से शुरू करते हैं। और लॉर्ड कर्जन 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके इस अवधि में 2 काम गिनने लायक है: विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण, दिल्ली दरबार दर्पण का आयोजन। तो बानम लॉर्ड कर्जन कितने चिट्ठे कौन कौन से हैं? 8 चिट्ठे हैं। कौन कौन सा? पहला कौन? बानम लॉर्ड कर्जन श्रीमान का स्वागत। सबसे पहले बानम लॉर्ड कर्जन पहला चिट्ठा श्रीमान का स्वागत कौन से नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पे वायसराय का कर्तव्य क्या होता है? तीसरे नंबर पे तीसरा चिट्ठा है पीछे मत फेंकिए। चौथा नंबर आशा का अंत। 5वां चिट्ठा कर्जन ने जो है
आशा का अंत पांचवा चिट्ठा और एक दुरासा छठा चिट्ठा और विदाई संभाषण सातवां बंग विच्छेद जो आठवां चिट्ठा है। तो इन्होंने कौन कौन से चिट्ठे लिखे हैं? किसने? बाल मुकुंद गुप्त ने 8 चिट्ठे लिखे। तो अगर देखें बंग विच्छेद कौन से नंबर पे आता है, जो इन्होंने एक चिट्ठे लिखे थे किसको? शिव शंभू जी को। 8वें नंबर पे कौन सा आता है? बंग विच्छेद। विदाई संभाषण 7वें नंबर पे आता है, 7वां चिट्ठा है। और अगर आशा का अंत की बात करें तो कौन सा चिट्ठा है? ये 5वां चिट्ठा है। और एक दुरासा कौन सा चिट्ठा है? छठा चिट्ठा है। वायसराय का कर्तव्य कौन सा है? तो वायसराय का कर्तव्य तीसरा चिट्ठा लिखते हैं कि श्रीमान पहले तो क्या करते हैं? लॉर्ड कर्जन, एक चिट्ठा लॉर्ड कर्जन को लिखते हैं। दूसरा क्या? श्रीमान का स्वागत, जैसे लॉर्ड कर्जन आएंगे उनका फिर क्या स्वागत में एक चिट्ठा लिखेंगे, आपको बधाई हो, ये है वो है, ऐसा चिट्ठा लिखेंगे उसमें। उसके बाद तीसरा चिट्ठा अगर लिखेंगे वायसराय का कर्तव्य, अगर आप वायसराय हैं तो उसका कर्तव्य क्या है, तीसरे नंबर पे ये चिट्ठा लिखते हैं। पीछे मत फेंकिए। चौथा चिट्ठा आशा का अंत, अब आशाओं का धीरे धीरे अंत हो रहा है तो कौन सा चिट्ठा लिखते हैं? 5वां चिट्ठा लिखते हैं। और एक दुरासा, छठा विदाई संभाषण, फिर 7वां चिट्ठा और बंग विच्छेद 8वां चिट्ठा है। 8वां चिट्ठा कौन है? सबसे लास्ट का बंग विच्छेद है, पहला बानम लॉर्ड कर्जन। तो ये थे शिव शंभू के चिट्ठे। मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखा गया निबंध है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसको मजदूरी और प्रेम निबंध की बात किया जाए तो इसको कितने शीर्षकों में विभाजित किया गया है? इसको इस निबंध में 8 शीर्षक रखे गए हैं। मजदूरी और प्रेम में, मजदूरी और प्रेम किसका है? सरदार पूर्ण सिंह का। 1912 ईस्वी में यह लिखा गया। इसमें कितने शीर्षक रखे गए? तो इसमें 8 शीर्षक हैं। कौन? हल चलाने वाले का जीवन, सबसे पहला चिट्ठा। तो पहले जो निबंध में पहला शीर्षक क्या है? हल चलाने वाले का जीवन। फिर दूसरा गणरीय का जीवन। तीसरा प्रेम और मजदूरी। और चौथा मजदूरी की और कला। पांचवा मजदूरी और फकीरी। पांचवा मजदूरी और फकीरी। और छठा समाज का पालन करने वाले दूध की धारा, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा और पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। तो ये जो प्रेम और मजदूरी है उसमें निबंध को कितने शीर्षकों में विभाजित किया गया है? उसको 8 शीर्षकों में विभाजित किया गया। सबसे पहले हल चलाने वाले का जीवन, हल चलाने वाले का जीवन, गणरीय का जीवन, दूसरे पहले हल चलाने का जीवन, गणरीय के जीवन, फिर मजदूर की मजदूरी, मजदूर की तीसरे नंबर पे क्या आता है? मजदूर की मजदूरी। और चौथे नंबर पर प्रेम मजदूरी, मजदूर की मजदूरी तीसरे नंबर पर, प्रेम मजदूरी चौथे नंबर पर, मजदूर और कला जो है 5वें नंबर पर, और कला 5वां शीर्षक है इसमें। और मजदूर, मजदूरी और फकीरी 6ठा शीर्षक है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जो 6ठा है। और सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श, समाज का पालन करने वाली जो 7वां है पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श, ये 8वां शीर्षक है। तो कौन कौन से शीर्षकों में विभक्त है एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श, ये कौन सा? सबसे लास्ट वाला जो शीर्षक है प्रेम और मजदूरी में। पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श 8 नंबर पे, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा की बात करें तो 7 नंबर पे, मजदूरी और फकीरी 5 नंबर पे। मजदूर और कला, मजदूरी और कला कितने नंबर पर है? मजदूरी और कला, कला 5 नंबर वाला शीर्षक है इसमें। और हल चलाने का जीवन, गणरीय का जीवन, मजदूर की मजदूरी। और तो ये हम देखते हैं हल चलाने का जीवन, गणरीय का जीवन, मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी, समाज का पालन करने वाले दूध की धारा, पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श सबसे लास्ट शीर्षक है इस निबंध का। परिप्रवास की बात करें तो यह 1914 ईस्वी में लिखा गया। किसने लिखा? सिंह उपाध्याय हरिहर ने। यह खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, 17 सर्गों में विभक्त है। रश्मि रथी, यह 1952 ईस्वी में लिखा गया, 7 सर्गों में विभक्त है। परिप्रवास 1907 ईस्वी में। यह खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, इसमें कितने सर्ग हैं? 17 सर्गों में विभक्त है। रश्मि रथी, रश्मि रथी सिंह दिनकर 1952 ईस्वी में लिखी गई। यह कितने सर्गों में विभक्त है? रश्मि रथी यह 7 सर्गों में विभक्त है। और आसाध्य वीणा की बात करें तो आसाध्य वीणा
असाध्य वीणा 1961 ईस्वी में आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई। असाध्य वीणा अगर कविता के रूप में जब प्रकाशित हुई तो 1961 ईस्वी में अगर काव्य आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह ये भी 1961 ईस्वी में ही प्रकाशित हुई। ये कविता संग्रह 1961 में और कविता काव्य संग्रह जो कविता के रूप में अगर प्रकाशित हुई 1961 में और काव्य संग्रह के रूप में भी आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी में। कौन? असाध्य वीणा। अगर इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसको असाध्य वीणा एक लंबी कविता है जिसको 3 भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। पहला अंतःसलीला, चक्रांतशीला और असाध्य वीणा। अंतःसलीला, चक्रांतशीला, असाध्य वीणा। असाध्य वीणा को कितने भागों में बांटा गया है? 3। अंतःसलीला, चक्रांतशीला और असाध्य वीणा। 321 पंक्तियों की कविता है। मुझे स्मरण है कविता में 6 बार प्रयुक्त हुआ है। मुझे स्मरण है कविता में कितनी बार प्रयुक्त हुआ है? मुझे स्मरण है कविता में 6 बार प्रयुक्त हुआ है। असाध्य वीणा कितने पंक्तियों की कविता है? 321 पंक्तियों की कविता है। असाध्य वीणा एक लंबी कविता है जो कि 321 पंक्तियों की कविता है। मुझे स्मरण हुआ है कितनी बार प्रयुक्त हुआ है? कविता में 6 बार प्रयुक्त हुआ है। और इसे कितने खंडों में बांटा गया है? इस कविता को, लंबी कविता को 3। अंतःसलीला, चक्रांतशीला और असाध्य वीणा। अंतःसलीला, चक्रांतशीला और असाध्य वीणा हैं। जो परीक्षा गुरु है वह कितने प्रकरणों में विभक्त है? यहाँ 41 प्रकरणों में विभक्त है। परीक्षा गुरु उपन्यास कितने प्रकरणों में विभक्त है? परीक्षा गुरु उपन्यास अच्छा लिखा कब गया? 1882 ईस्वी में लिखा गया। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। किसको? परीक्षा गुरु को ही जो रामचंद्र शुक्ल हिंदी अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास मानते हैं। यह 41 प्रकरणों में विभक्त है। कौन सा? परीक्षा गुरु। तो 41 प्रकरणों में कौन कौन से हैं? सबसे पहला सौदागर की दुकान। जो पहला प्रकरण किसमें कौन सा देखने को मिलता है? जो ये परीक्षा गुरु सौदागर की दुकान। और अंत का कौन सा है? सुख की परम अवधि। जो पहला प्रकरण कौन सा देखने को मिलता है इसमें? सौदागर की दुकान। और अंत का कौन सा है? सुख की परम अवधि। किसका? इसके जो परीक्षा गुरु उपन्यास है। तो ये कितने 41 प्रकरणों में पहला सौदागर की दुकान और दूसरा अकाल में अधिक मास। पहला सौदागर की दुकान, दूसरा अकाल में अधिक मास और लास्ट का अगर सबसे देखें तो 41वां प्रकरण कौन सा है? सुख की परम अवधि। और अगर 40वें की सुधारने की रीति तो सौदागर की दुकान, पहला अकाल में अधिक मास, दूसरा जो प्रकरण है और अगर सुधारने की रीति 40 और सुख की परम अवधि 41। तो ये प्रकरण है। अगर पहले सारे प्रकरणों को देखें तो सौदागर की दुकान पहला है, अकाल में अधिक मास और संगति का फल, मित्र विलाप, विषय शक्त भले बुरे की पहचान, सावधानी, सब में सभासद, प्रबंध, सज्जनता, सुख दुख, बिगड़ा हुआ मूल विवाद, पत्र व्यवहार, प्रिय अथवा अप्रिय, सुरा यानी शराब, स्वतंत्र और स्वेच्छाचार, क्षमा, स्वतंत्रता, कृतज्ञता, पतिव्रता और संशय, प्रामाणिकता, हास्य पैदा करने वाले और साहसी पुरुष, दिवाला, लोकचर्या, अफवाह, फूट का काला मुंह, बातचीत, नैसराएं, चालाक की चूक, अदालत और मित्र, परीक्षा, हीन प्रभाव, स्तुति, निंदा का भेद, धोखे की टट्टी और विपत्ति में धैर्य, सच्ची प्रीति, प्रेत भय, सुधारने की रीति, सुख की परम अवधि। तो ये थे 41 प्रकरणों में विभक्त गुरु उपन्यास। सौदागर की दुकान, अकाल में अधिक मास, पहला और दूसरा। पहला सौदागर की दुकान, दूसरा अकाल में अधिक मास, दूसरा प्रकरण है। और अंत की सुधारने की रीति, 40वां प्रकरण, सुधारने की रीति 40वां है। सुख की परम अवधि, पहला सौदागर की दुकान, दूसरा जो सुख की दूसरा कौन है? मित्र मिलाप, दूसरा पहला कौन सा है? सौदागर की दुकान, दूसरा अकाल में अधिक मास और संगति का फल, तीसरा है मित्र विलाप, चौथा है। और अगर लास्ट देखें सुख की परम अवधि और 40वें की बात करें सुधरने की रीति। तो ये हमने देखा कितने प्रकरणों में परीक्षा गुरु विभक्त है। द्रोणाचार्य 2
भागों में विभक्त है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। कविता क्या हम देख चुके। माटी की मूर्तें अगर की बात करें तो माटी की मूर्तें कब लिखा गया? प्रकाशन 1946। यहाँ रेखा चित्र विधा में लिखा गया है। माटी की मूर्तें जो की शुरुआत पहले 11 रेखा चित्र थे, सन 1953 के संस्करण में रजिया के जुड़ने से 12 संस्करण हो गए हैं। तो इसमें संस्करण कौन कौन से हैं? इसमें पात्र हैं, जैसे रजिया हो गई, बलदेव सिंह हो गए, इन्हीं को प्रकरणों में विभक्त किया गया है। तो इसमें कितने पात्र हैं, उन्हीं को क्या रेखा चित्र के माध्यम से चित्रित किया है। तो इसमें कौन कौन से पात्रों का जिक्र देखने को मिलता है? नंबर 1 पर रजिया, नंबर 2 पे बलदेव सिंह, नंबर 3 पे सरजू भैया और मंगर, चौथे रूप की याजी, पांचवें देव जो हैं, छठे नंबर पे बाल गोविंद भगत, सातवें नंबर पे भौजी, आठवें नंबर पर परमेश्वर, नवें नंबर पर और बैजू मामा, 10वें नंबर पर शुभा खान, 11वें नंबर पर बुधिया, 12वें नंबर पर। तो लास्ट में सबसे कौन जुड़ी हैं? 1953 के संस्करण में कौन जुड़ी हैं? तो जो बुधिया सबसे लास्ट में जुड़ी हैं। तो कितने हो गए हैं इसमें? रजिया के जुड़ने से 12 संस्करण हो गए हैं। तो कौन कौन से संस्करण हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। रजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया, रजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया, मंगर, रूपा की आजी, देव, बाल गोविंद भगत, भौजी, परमेश्वर और बैजू मामा, शुभा खां और बुधिया। ये कौन हैं? इसमें जो प्रमुख पात्र हैं उन्हीं को क्या प्रकरणों में बांटा गया है? तो सबसे पहले नंबर पे है रजिया और लास्ट नंबर पे है बुधिया। जो स्त्री पात्र जो हैं इनको पहले नंबर पे कहूँ रजिया हैं और लास्ट सबसे 12 नंबर पे कौन है? बुधिया हैं। और दूसरे नंबर पे कौन है? बलदेव सिंह हैं। और उधर बात करें तो 11वें नंबर पे सुभान खान हैं। और अगर इधर तीसरे नंबर की बात करें तो सूरज भैया हैं। और उधर जो 9वें नंबर पे बैजू मामा। तो ये थे कौन? माटी की मूर्ति में जो पात्र हैं, पात्र रजिया, बलदेव सिंह, रजिया पहले नंबर पे हैं, वो तो उधर सबसे लास्ट में बुधिया हैं। उसके बाद हम देखते हैं मुर्दहिया, तुलसी राम जी द्वारा लिखी गई मुर्दहिया। तुलसी राम की आत्मकथा 2 खंडों में विभक्त है। तुलसी राम की आत्मकथा 2 खंडों में विभक्त है, लेकिन हमको पढ़ना क्या है? केवल मुर्दहिया। तो पहला खंड कौन सा है? प्रथम खंड है मुर्दहिया, दूसरा खंड है मणिकर्णिका। पहला खंड 2010 में तथा द्वितीय खंड मणिकर्णिका जो है 2014 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगर मुर्दहिया की हम बात करें तो मुर्दहिया 6 शीर्षकों में विभक्त है। पहला, मुर्दहिया और स्कूली जीवन। पहला शीर्षक क्या है मुर्दहिया का? मुर्दहिया और स्कूली जीवन। और दूसरा कौन सा है? अकाल में अंधविश्वास। और तीसरा कौन है? मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन। तीसरे नंबर पे मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन। चौथे नंबर पे भूतनिया नागिन। और 5वें नंबर चले बुद्ध की राह। और छठे नंबर पे आजमगढ़ में फाका कसी। आजमगढ़ में फाका कसी। तो आजमगढ़ में फाका कसी कौन से नंबर का शीर्षक है मुर्दहिया में? तो छठे नंबर का है। और चले बुद्ध की राह ये कौन से नंबर का है? ये 5वें नंबर का है। और मुर्दहिया और स्कूली जीवन कौन से नंबर का है? ये पहले नंबर का है। और अकाल में अंधविश्वास दूसरे नंबर का शीर्षक है मुर्दहिया में जो खंड है। तो दूसरा खंड क्या है? अकाल में अंधविश्वास। और अगर आजमगढ़ में फाका कसी तो ये छठा भाग है। चले बुद्ध की राह 5वां भाग है। भूतनिया नागिन चौथा भाग है। और तीसरा भाग कौन सा है? मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन। तो पहला भाग मुर्दहिया स्कूली जीवन, दूसरा भाग कौन सा है? अकाल में अंधविश्वास। और तीसरा मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन। और चौथा भाग भूतनिया नागिन। और 5वां भाग बुद्ध की राह। छठा भाग आजमगढ़ में फाका कसी। उसके बाद अगर हमारा मसीहा की बात करें तो हमारा मसीहा 1974 ईस्वी में यह बंगला उपन्यासकार शरद चंद्र जी की जीवनी पर लिखा गया क्या है? विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया क्या है? बंगला उपन्यासकार यह जीवनी विधा की
है। तो हमारा मसीहा कितने भागों में विभक्त है? यहाँ विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित यह जीवनी 3 भागों में विभक्त है। दिशाहारा, दिशा की खोज, दिशांत। दिशाहारा शरद की बचपन की घटनाएं देखने को मिलेंगी। अगर दिशाहारा की बात करें तो दिशा की खोज में साहित्यिक जीवन और उसके जीवन की खोज का लक्ष्य क्या है उसको देखने को मिलता है दिशा की खोज में। और दिशा का अंत सामाजिक कार्य और साहित्यिक विधाओं में उसकी रचना को बताया गया है। दिशांत अंत में सामाजिक कार्य और साहित्यिक विधाओं में उसकी रचना को बताया गया है। हमारा मसीहा के अगर हम पात्रों की बात करें तो कौन है? केदारनाथ है, मोतीलाल है। केदारनाथ, मोतीलाल, भुवन मोहिनी है और अघोरनाथ है, सुरेंद्रनाथ है, मणिंद्र हैं और मणिंद्र ये कौन है? नाना का बेटा है, शरद चंद्र का सहपाठी ठाकुरदास और अक्षय, राजू, काशीनाथ, धीरू, नीला, मुसई और देवी और यही सब क्या है इसके मुख्य पात्र हैं। तो कौन? केदारनाथ, मोतीलाल, भुवनेश्वर, भुवन मोहिनी, अघोरनाथ, सुरेंद्रनाथ, मामा मणिंद्रनाथ, ये कौन है? जो हमारा मसीहा इसके पात्र हैं। ये दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत में विभक्त है। अब हम देखते हैं संस्कृति के 4 अध्याय 1956 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया। ये क्या है? संस्कृति के 4 अध्याय यह आलोचनात्मक कृति है और इसको भारतीय संस्कृति के रूप निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो संस्कृति 4 ऐसे 4 सोपान मानते हैं। वो क्या कहते हैं? उक्त पुस्तक में दिनकर ने भारतीय संस्कृति के उन पड़ावों का जिक्र किया है जिन्होंने भारतीय संस्कृति के रूप निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे ऐसे 4 सोपान मानते हैं। कौन? आर्यों का आगमन। सबसे पहले अगर भारतीय संस्कृति के रूप निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन से 4 सोपान हैं तो उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आर्यों का आगमन, उसके बाद जैन बौद्ध आंदोलन। सबसे पहले आर्य आए, उसके बाद जैन और बौद्ध आंदोलन को मानते हैं। इस्लाम का आगमन, तीसरे नंबर पर यूरोप का आगमन। इन्हीं को किसको अगर इस आर्यों का आगमन, जैन बौद्ध आंदोलन, इस्लाम का आगमन, यूरोप का आगमन, इन्हीं को जो भारतीय संस्कृति के रूप निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इन्हीं 4 सोपानों को मानते हैं। यह 4 अध्यायों में विभक्त है। तो वो जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। प्रथम जो अध्याय है वो कौन सा है? जनता की रचना, हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। इसमें कौन से उसमें देखने को मिलता है? पहला अध्याय है उसमें देखने को मिलता है प्राचीन हिंदू से विद्रोह, 7 प्रकरण। अगर पहले प्रकरण कितने? 3 से लेकर 3 प्रकरण देखने को मिलता है। भारतीय जनता की रचना और हिंदुत्व का आविर्भाव 3 प्रकरण देखने को मिलते हैं। प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह 7 प्रकरण इसमें देखने को मिलते हैं। और हिंदू संस्कृति और इस्लाम 12 प्रकरण देखने को मिलते हैं। हिंदू संस्कृति और इस्लाम का आगमन कौन? तीसरे संस्करण में ही इसमें किया है। जो इस्लाम के आगमन का जिक्र किसमें किया है? तीसरे संस्करण में, जिसमें 12 प्रकरण हैं। और भारतीय संस्कृति और यूरोप 17 प्रकरण इसमें जिक्र देखने को मिलते हैं। तो पहले प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, पहले भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव 3 प्रकरण देखने को मिलेंगे। प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह 7 प्रकरण संस्कृति और इस्लाम का आगमन भी कौन से प्रकरण में मानते हैं? 3 में संस्कृति और यूरोप का जो आगमन होता है, तो यानी यूरोप वासियों का जो भारत पे आक्रमण होता है वह 4थे अध्याय में बांटते हैं। तो इस तरह हमने जैन आर्यों का आगमन सबसे पहले, और जैन बौद्धों आंदोलन, इस्लाम का आगमन, यूरोप का आगमन, इस तरह से ये 4 अध्यायों में इसको बांटते हैं। साहित्य की डायरी को गजानन माधव मुक्तिबोध अध्यायों में विभक्त करते हैं। कितने? एक साहित्य की डायरी जो गजानन माधव मुक्तिबोध लिखते हैं उसको कितने अध्यायों में विभक्त करते हैं? तो उसको 12 अध्यायों में व्यक्त करते हैं। सबसे लास्ट का अध्याय कौन है? कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी
और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 जो 12 नंबर पे है, और 13 नंबर पे कितने उसमें विभक्त करते हैं, 13 अध्यायों में विभक्त करते हैं। किसको? एक साहित्य की डायरी में अगर मुक्तिबोध की बात की जाए तो कितने अध्यायों में, 13 अध्यायों में। और अगर लास्ट का अध्याय कौन, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2, प्रथम तीसरा क्षण, तीसरे क्षण से लेकर ये साहित्य की डायरी शुरू होती है। और दूसरा क्षण है लंबी कविता का अंत, लंबी कविता का अंत दूसरे क्षण में बात करते हैं डबरे पर सूरज का बिंब। तीसरे नंबर पर हाशिए पर कुछ नोट जो है चौथे नंबर पर, और सड़क को लेकर एक बातचीत 5वें नंबर पर, एक मित्र की पत्नी के प्रश्न चिन्ह जो हैं, एक पत्नी, एक मित्र की पत्नी के प्रश्न चिन्ह 6ठे नंबर पे हैं। नए की जन्म कुंडली 7वें नंबर पर, नए की जन्म कुंडली 7वें नंबर पर है ये नए की जन्म कुंडली 1, और नए की जन्म कुंडली 2, 7 और 8 नंबर पे ये दोनों देखने को मिलते हैं। नए की जन्म कुंडली 1, नए की जन्म कुंडली 2 अध्याय में जो 7वें और 8वें अध्याय में देखने को कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1, व्यक्तिगत ईमानदारी 2, तो 12, 13 में देखने को मिलेंगे। तीसरा क्षण जो है तो पहला है लंबी कविता का अंत, दूसरा अध्याय है। तो कितने अध्यायों में विभक्त है तीसरा क्षण? एक लंबी कविता का अंत, डबरे पर सूरज, और हाशिए पर कुछ नोट्स, सड़क को लेकर एक बातचीत, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, नए की जन्म कुंडली और नए जन्म कुंडली 1, नए जन्म कुंडली 2, वीर कर विशिष्ट और द्वितीय, और विशिष्ट द्वितीय, कुटुयान और काव्य, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। तो ये थी एक साहित्य की डायरी जिसमें कितने अध्यायों में इसको विभक्त किया है, तो 13 अध्यायों में। पहला अध्याय कौन सा है? तीसरा क्षण, दूसरा एक लंबी कविता का अंत, और अगर लास्ट का अध्याय देखें तो कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, और उसके बाद 10 जो 13 के बाद 12 नंबर कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1, और 13 नंबर पे कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, तिब्बत यात्रा कब लिखी गई? 1937 ईस्वी में। किसने लिखी है? राहुल शांसक्त्यान जी ने लिखी है। इसको जो तिब्बत यात्रा उन्होंने यात्रा की, उसी को कितने अध्यायों में बांटा है? तो उन्होंने जो यात्रा की उसमें कितने अध्याय उन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत साहित्य लिखा, उसको कितने भागों में बांटा? तो उसको 5 भागों में बांटा है। वो कौन कौन से हैं? लहसा से उत्तर की ओर, लहसा से उत्तर की ओर, ये लहसा क्या है? एक स्थान है। लहसा से उत्तर की ओर चांड की ओर, दूसरा लहसा से एक उत्तर की ओर पहला अध्याय रखे हैं, और चांड की ओर दूसरा अध्याय, शाक्या की ओर तीसरा अध्याय है। शाक्या की ओर तीसरी, चांड की ओर दूसरा, जेनम की ओर तो चौथा है, जेनम की ओर चौथा है अध्याय, और नेपाल की ओर लहसा की ओर पांचवा, नेपाल की ओर लहसा की ओर, ये क्या है? 5वां अध्याय है। तो ये कितने, जो मेरी तिब्बत यात्रा, उसको कितने भागों में बांटा है? उसको कितने अध्यायों में? 5। लहसा से उत्तर की ओर, चांड की ओर, शाक्या की ओर, जेनम की ओर, नेपाल की ओर, ये 5 खंडों में क्या किया है? इसको विभक्त किया है। बाद अरे यायावर रहेगा याद, अज्ञे जी द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत। इसको कितने यात्रा वृत्तांत है, इसको कितने अध्यायों में विभक्त किया है? तो अरे यायावर रहेगा याद, इसको 8 जो अध्यायों में विभक्त किया है। किसको? अरे यायावर रहेगा याद, अज्ञे जी ने कितने अध्यायों में विभक्त किया है? 8 अध्यायों में। परशुराम से तुरखम, और दूसरा अध्याय किरण की खोज, तीसरा अध्याय देवताओं के अंचल में, और चौथा अध्याय मौत की घाटी, 5वां एलूरा, 6ठा
मांझुली, सातवां बहता पानी निर्मल और आठवां सागर सोवियत मेखलित कन्याकुमारी। तो आज्ञा जी ने अरे यावर रहेगा याद, इसको कितने भागों कितने अध्यायों में बांटा है, तो इसको 8 अध्यायों में बांटा है। तो कौन कौन सा? पहला परशुराम से तुरखम, परशुराम से तुरखम। दूसरा कौन सा है? किरणों की खोज। तीसरा देवताओं के आंचल में। और चौथा मौत की घाटी। और पांचवा एलूरा। छठा मांझुली। सातवां बहता पानी। और सागर सोवियत मेखलित ये आठवां है। यावर याद को कितनी यात्रा प्रकरणों में बांटा है? 8 इसको अध्याय में बांटा है। मेरी तिब्बत यात्रा को 4 लहसा से, अगर लहसा से उत्तर की ओर ये मेरी तिब्बत यात्रा का पहला है, और नेपाल की ओर लहसा की ओर ये 5वां है। अगर हम इसके बाद अरे यावर की बात करें तो इसको कितने अध्याय में ये भी यात्रा वृत्तांत है? इसको 8 अध्यायों में बांटा है। परशुराम से तुरखम और किरणों की खोज, देवताओं के अंचल, मौत की घाटी, एलूरा और मांझुली बहता पानी, सागर सोवियत मेखलित कन्याकुमारी। तो ये था एक साहित्य की डायरी। अब हम उसके बाद देखते हैं रामचरितमानस संवत की बात करें, इसका प्रकाशन संवत 1631 में हुआ। अगर संवत समय 1631 है, अगर ईस्वी तो 1574 ईस्वी माना जाता है। रामचरितमानस का समय कितना माना जाता है? रामचरितमानस का 1574 ईस्वी। और ये कितने जो कांडों में या कितने अध्याय, इसको यह कांडों में विभक्त है, तो यहाँ 7 कांडों में या 7 भागों में विभक्त ये महाकाव्य है। क्या? रामचरितमानस। ये कौन? पहला कांड बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड और 5वां सुंदरकांड। सुंदरकांड कौन सा नंबर पे मिलता है हमको? सुंदरकांड जो आजकल मंगल वगैरह चलते हैं तो सबसे ज़्यादा सुंदरकांड पढ़ा जाता है। तो सुंदरकांड कौन से नंबर पे आता है? 5 नंबर पे। लंका कांड 6ठे नंबर पे। और उत्तरकांड जो सबसे लास्ट का 7वां कांड है। तो पहला बाल कांड और 7वें नंबर पे उत्तरकांड। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड, ये 7 कांड हैं। तो कांड का अगर संधि विच्छेद करें तो उत्तर प्लस कांड, उत्तर यानी बाद का, और कांड घटना या विवरण, उत्तर बाद का। उत्तरकांड को अगर संधि विच्छेद कर रहे हैं तो उत्तरकांड उत्तर का यानी बाद, उत्तर यानी बाद, कांड घटना या विवरण। कांड में 3 श्लोक, 12 छंद, 130 दोहे हैं। उत्तरकांड में कितने? उत्तरकांड में 130 दोहे हैं, 12 छंद हैं और 3 श्लोक हैं। उत्तरकांड की संपूर्ण कथा शिव जी पार्वती जी को क्या कर रहे हैं? सुना रहे हैं। उत्तरकांड की संपूर्ण कथा किसको सुना रहे हैं? उत्तरकांड की संपूर्ण कथा शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। यह कथा सुनकर आनंदित हुई पार्वती जी ने शिव जी से गरुड़ और काकभुसुंडी का मिलन के विषय में पूछा है। कांड की अगर प्रमुख बिंदु बात की करें तो राम राज्य का वर्णन देखने को मिलता है। उत्तरकांड में राम सबसे अंत में काकभुसुंडी ने गरुड़ जी को ज्ञान वैराग्य का उपदेश दिया और भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता स्थापित की। उन्होंने गरुड़ के 7 प्रश्नों के उत्तर दिए। बाद गरुड़ जी को उन्होंने प्रणाम करके बैकुंठ चले गए। और उत्तरकांड एवं रामचरितमानस का अंतिम दोहा कौन सा है? तो मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहूँ विषंभव भीर। ये 130वां दोहा है। और ही नारी प्यारी जिमि लोभई प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लगाहु मोहि राम। ये 130वां दोहा है। के विषय में महत्वपूर्ण हम क्या देख रहे हैं? राम राज्य का वर्णन देखने को मिलता है। श्री राम
वशिष्ठ संवाद देखने को मिलता है, श्री राम जी का और वशिष्ठ संवाद, शिव पार्वती संवाद देखने को मिलता है, काकभुशुंडी गरुड़ का संवाद देखने को मिलता है, ज्ञान भक्ति निरूपण भक्ति की महिमा का गुणगान किया गया है, गरुड़ जी के 7 प्रश्न तथा काकभुशुंडी के उत्तर भजन की महिमा, रामायण महात्म्यम और तुलसी विनय उत्तर फल स्तुति और श्री गणेश नमा, श्री जानकी वल्लभो विजय ते, श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान। देखते हैं भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, या कहें 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। अगर राजभाषा आयोग की स्थापना की बात करें तो भारतीय राजभाषा आयोग की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? भारतीय राजभाषा आयोग की स्थापना तो 7 जून 1955 ईस्वी में की गई है। भारतीय राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई? भारतीय राजभाषा आयोग की स्थापना 7 जून 1955 ईस्वी में की गई। संवैधानिक आधार इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत की गई है, जिसमें यह प्रावधान है कि संविधान लागू होने से 5 वर्ष बाद और फिर प्रत्येक 10 वर्ष बाद राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन करे। तो कितने सन में राजभाषा आयोग की स्थापना की गई? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे। सदस्यों की बात करें तो कुल 21 सदस्य शामिल हुए थे। कितने? 21 सदस्य शामिल हुए थे। अगर रिपोर्ट करें तो 21 जुलाई 1956 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट तत्कालीन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपी गई थी। राजभाषा आयोग की रिपोर्ट कब सौंपी गई थी? 1956 में सौंपी गई थी। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष प्रथम कौन थे? बीजी खेर थे। और राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1955 ईस्वी में हुई थी, 7 जून, मई के बाद जून, 7 जून 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग की स्थापना हुई थी। तो संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, या 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है? तो 22 को जो 8वीं अनुसूची में रखा गया है, या संविधान की कुल भाषाओं के अंतर्गत माना जा रहा है। तो पहले कितनी थी? पहले की 8वीं अनुसूची में हिंदी सहित 14 भारतीय भाषाएं थी। सबसे पहले जो भारतीय भाषाएं थी, पहले कितनी भाषाएं थी? तो भारतीय भाषाएं पहले 14 थी। संविधान के 21वें संशोधन कौन कौन से सन में हुआ? 21वां, 71वां और 92, 3 संशोधन हुए हैं, 21वां, 71वां और 92। 21वें संशोधन में कौन कौन सी भाषाएं जुड़ी? 21वां संशोधन पहले तो हुआ कब? 1967 ईस्वी में हुआ। इसके अंतर्गत सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। जो कितना 21वां संशोधन हुआ, कब हुआ? 1967 में हुआ। इसमें कौन सी भाषा को रखा गया? इसमें सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। उसके बाद 71वां संशोधन कब हुआ? 1992 ईस्वी में होता है। 71वां संशोधन कब होता है? 1992 ईस्वी में होता है, जिसको उन्नीस हो गई। सबसे पहले कितनी थी संविधान? 8वीं संशोधन में 14 थी। और 21वें संशोधन में कौन सी जोड़ी गई? 21वें संशोधन में सिंधी को जोड़ा गया। और 21वां संशोधन हुआ कब? 1967 में हुआ। और 71वां संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ। इसमें 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया, ये 1992 ईस्वी में। उसके बाद 92वां संशोधन हुआ। ये 92 जो संशोधन हुआ तो उसे ये कब हुआ? 2003 में हुआ। जो 92वां संशोधन हुआ वो कब हुआ? 2003 में हुआ। इसमें कौन? मैथिली, डोगरी, बोडो, सांथाली को शामिल किया गया। इसमें 4 भाषाओं को और मैथिली, डोगरी, बोडो, सांथाली को शामिल किया गया है। हमारी जो राष्ट्रीय जो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं हो गई, टोटल कितनी? 22। वो कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं एक बार हम देख लेते हैं। तो 22 भाषाओं में असमिया, नेपाली, मणिपुरी, बंगला, उड़िया और कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू और गुजराती, मराठी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, बोडो, सांथाली और
डोगरी। तो ये कितनी हैं? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। पहले संशोधन में एक सिंधी को जोड़ा गया था। ये पहला संशोधन 21वां संशोधन में अगर बात की जाए तो सिंधी को जोड़ा गया था। 71वें संशोधन में मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली 4 को सॉरी 71वें संशोधन में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को 71वें संशोधन में ये कब हुआ? जो 71वां संशोधन 1992 में हुआ। और उसके बाद 92 के बाद संशोधन कब हुआ? 2003 में हुआ। और में कौन कौन सी मैथिली, डोगरी, बोडो को शामिल किया गया। तो इस प्रकार जो 8वीं अनुसूची में इस समय वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कौन कौन सी? असमिया, नेपाली, मणिपुरी, बांग्ला, उड़िया, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, संस्कृत और हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी, इन 22 भाषाओं को रखा गया है। तो 2167 सिंधी यानी कि 21वें संशोधन। और इसका कब हुआ? 67 में हुआ। उसमें किसको जोड़ा गया? सिंधी को। और 71वें संशोधन में 1992 इसमें किसको जोड़ा गया? और नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और 9203 में मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली को 4 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। अच्छा, हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हिंदी को हम राष्ट्रभाषा मानते हैं, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का है। हिंदी को हम राजभाषा मानते हैं, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या कहते हैं कि हिंदी प्रचार का उद्देश्य केवल यह है कि आजकल जो काम अंग्रेजी से लिया जा रहा है वो आगे चलकर हिंदी से लिया जाएगा। ये कौन कहते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता हिंदी प्रचार से मिलेगी उतनी दूसरी किसी चीज़ से नहीं मिलेगी। यह कथन किसका है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। उस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में ग्रहण करना चाहिए जो देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाती है। यह कौन कहते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। हमें उस भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करना चाहिए जो देश के विभिन्न प्रांतों या सबसे ज़्यादा देश में बोली जाती है। कौन कहते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं। हिंदी को ऊंची से ऊंची शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। हिंदी उर्दू में कोई अंतर नहीं है सिवाय इसके कि हिंदी नगरी लिपि में लिखा जाता है, उर्दू फारसी लिपि में, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रयत्न अवरोध के आधार पर ध्वनियों के भेद। सबसे पहले अभियांतर प्रयत्न के आधार पर अगर स्पर्श व्यंजन की बात करें, सबसे पहले का वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली आती हैं? का, खा, गा, अंगा आती हैं। छा वर्ग की बात करेंगे तो चा, छा, झा, इयाँ आती हैं। टा वर्ग के अंतर्गत किन बोलियों को रखा गया? तो टा, ठा, डा, आड़ा रखा गया। ता वर्ग के अंतर्गत ता, था, दा, ना रखा गया। पा वर्ग के अंतर्गत पा, फा, बाबा, मा रखा गया। अंतस्थ व्यंजन कौन है? सबसे पहले तो स्पर्श व्यंजन ये कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन का से लेकर पा तक के जितने जो का से लेकर माँ तक के जितने हैं वो स्पर्श व्यंजन हैं। का से लेकर माँ तक के जितने व्यंजन आते हैं उसको क्या हैं? सभी स्पर्श व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन है? अंतस्थ या, रा, ला, वा। व्यंजन कौन है? अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो या, रा, ला, वा। अगर हम इस जिसके उच्चारण में नाक का प्रयोग होता है, अंगा, इया, आड़ा, ना, मा, तो ये कौन से अनुनासिक हैं। और अगर उष्मा व्यंजन सा, हा, ये उष्मा व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन हैं। अंतस्थ या, रा, ला, वा, ये इनका उच्चारण कहाँ से होता है? अंतस्थ व्यंजन कौन है? या, रा, ला, वा। उष्मा व्यंजन सा, हा और अर्धस्वर या और वा है, पार्श्विक ला। और अनुनासिक तो जो प्रत्येक व्यंजन के अंत में आते हैं, अंगा, इया, अड़ा, ना, ये सभी कौन है? अनुनासिक व्यंजन हैं। अगर कंठ से उच्चरित ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? कंठ से उच्चरित ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? तो का, खा, गा, अंगा,
ये तो हैं ही, उसके अतिरिक्त छोटा आ, बड़ा आ, ये भी क्या है, कंठ से उच्चारित ध्वनियाँ हैं। छोटा आ और बड़ा विसर्ग वाले गा, घा, अंगा, हा, ये कौन है, कंठ से ध्वनित उच्चरियाँ, जो उच्चरित ध्वनियाँ हैं, कंठ से उच्चरित ध्वनियाँ हैं। अंगा, घा, अंगा खाली, गा, घा, अंगा, हा, ये कंठ से क्या है, उच्चरित ध्वनियाँ हैं। और अगर हम तालु से उच्चरित ध्वनियाँ कौन करें, तो तालु यानी कि तालु, चालू, चा, तो तालु में सबसे पहले छोटी ई और बड़ी ई आ जाएंगी, तालु। तो छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, झा, झा, इयाँ। और मूर्धा से उच्चरित ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा। मूर्धा से उच्चरित ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, मूर्धा मुँह से टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, रा, ला, शा, ये मूर्धा से उच्चरित। दंत से उच्चरित ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, दंत, दांतों से जिनका उच्चारण होता है, तो ता, था, दा, धा, सा, ये सा से जो शपेरा वाला शा, सा, ये दंत ध्वनियाँ। और ओष्ठ ध्वनियाँ उच्चरित कौन ध्वनियाँ हैं, ओष्ठ ध्वनियाँ छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। और नासिका से उच्चरित ध्वनियाँ कौन सी हैं, नासिका से अंगा, इयाँ, आड़ा, ना। और कंठ एवं तालु से उच्चरित ध्वनियाँ कौन सी हैं, कंठ और तालु से ए और अय, कंठ, तालु, ए, अय। कंठ और ओष्ठ से उच्चरित ध्वनियाँ कौन सी हैं, कंठोष्ठ, जिसे आ, ओ, औ, जो कंठ और ओष्ठ से उच्चरित ध्वनियाँ हैं। और उसके बाद दंत मूल उच्चरित ध्वनियाँ कौन सी हैं, दंत, ना, सा, रा, ला, ये सब दंत मूल ध्वनियाँ हैं। अगर हम आघोष ध्वनियाँ के अंतर्गत बात करें, साघोष ध्वनियाँ, अल्प प्राण, महाप्राण, ये ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, किसके अंतर्गत आती हैं, तो अगर का, खा, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, ये अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं। अगर जो व्यंजन के पहले और दूसरे शब्द जो हैं, वर्ण हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं, और वो आघोष के अंतर्गत आते हैं। जैसे का, खा, चा, छा, ओ, टा, ठा, ता, था, पा, फा, ये आघोष ध्वनियाँ हैं। और अगर साघोष ध्वनियाँ की बात करें, तो इसके बाद की जितनी ध्वनियाँ हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएंगी, साघोष के अंतर्गत आ जाएंगी ध्वनियाँ। साघोष के अंतर्गत कौन कौन सी ध्वनियाँ आएंगी, गा, घा, घा, गांगा, चा, गा, घा, अंगा, जा, झा, इयाँ, डा, ढा, आड़ा। तो आघोष और साघोष ध्वनियों को पता चला। जो जो वर्ण के प्रथम और द्वितीय वर्ण होते हैं, प्रथम और द्वितीय वर्ण हैं, वो क्या कहलाते हैं, आघोष कहलाते हैं। और उसके बाद के जो तीन जो वर्ण होते हैं कौन, जैसे का, खा, उसके बाद क्या है, गा, घा, अंगा, ये क्या है, साघोष ध्वनियाँ हैं। और इसी तरह जा, झा, इयाँ साघोष ध्वनियाँ हैं। और दा, धा, ना, ये क्या है, साघोष ध्वनियाँ हैं। और उसके बाद पा, फा, ये क्या है, आघोष ध्वनियाँ हैं। उसके बाद तीन कौन सी बची, बा, भा, मा, ये क्या है, साघोष ध्वनियाँ हैं। अगर अल्प प्राण, महाप्राण की बात करें, तो प्राण की बात करें, का, ये क्या है, अल्प प्राण है। अगर महाप्राण की बात करें, तो खा, खा, उसके बाद गा, घा, ये महाप्राण, इसके उच्चारण से ही लग रहा है, जैसे का, खा, ये क्या है, महाप्राण है। और गा फिर अल्प प्राण हो गया, अंगा, अल्प प्राण और महाप्राण कौन से हैं, अल्प प्राण जो स्पर्श, जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन का पहला जो व्यंजन जो पहला होता है वो क्या होता है, अल्प प्राण होता है। और महाप्राण क्या होता है, व्यंजन के बाद का जो अंक आता है में, जो पहला और तीसरा होता है, पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है, या हाँ, पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो क्या होता है, वो होता है अल्प प्राण होता है। और महाप्राण की बात करें तो व्यंजन का दूसरा और चौथा जो होता है वो क्या होता है, महाप्राण होता है। तो अल्प प्राण, आघोष, साघोष और अल्प प्राण, महाप्राण क्या है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। आघोष व्यंजन का पहला यानी कि व्यंजन क्या, स्वर और व्यंजन होते हैं, व्यंजन
कौन कौन से आते हैं? का खा गा घा अंगा वाले ये जो व्यंजन हैं। तो व्यंजन का पहला दूसरा होता है वो क्या होता है? आघोष ध्वनि होता है। व्यंजन का पहला पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो क्या होता है? आघोष होता है। आघोष पहला दूसरा कौन हो गया व्यंजन में? का और खा हो गया। ये क्या हो गया? आघोष। अगर साघोष की बात करें तो व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा जो होता है वो वर्ण जो होता है वो क्या होता है? साघोष होता है। जैसे गा घा अंगा ये तीसरा चौथा और पांचवा साघोष होता है। अल्प प्राण में इसी तरह क्या होता है? व्यंजन का जो पहला तीसरा और पांचवा व्यंजन का पहला तीसरा और पांचवा की विषम है। यानी कि व्यंजन में पहला विषम आ गया, तीसरा विषम आ गया, पांचवा विषम आ गया। तो ये सब क्या है? अल्प प्राण है। जहाँ पर सम आ जाए जैसे दूसरा और चौथा तो व्यंजन का पहला तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो क्या होता है? अल्प प्राण होता है। इसके अंतर्गत जो पहला कौन सा आएगा? का आएगा, तीसरा कौन सा आएगा? गा आएगा और पांचवा कौन सा आएगा? अंगा आएगा। तो ये जो हैं अल्प प्राण और महाप्राण की बात करें तो व्यंजन का जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है वो क्या होता है? महाप्राण। उसके अंतर्गत खा और घा आते हैं। तो ये हमने देखा अल्प प्राण और महाप्राण। तो एक बार फिर से आघोष ध्वनियाँ व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है आघोष ध्वनि होती है। व्यंजन का पहला और दूसरा कौन होता है? का खा होता है साघोष ध्वनियाँ। व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा जो होता है वो साघोष ध्वनियाँ गा घा गा अंगा। अल्प प्राण जो व्यंजन का पहला तीसरा और पांचवा होता है वर्ण उसको क्या कहते हैं? अल्प प्राण। वहीं पर अगर महाप्राण की बात करें तो व्यंजन का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो क्या होता है? वो महाप्राण होता है। उसके अंतर्गत खा और घा आते हैं। ऊष्मा स्वर कौन से होते हैं? सा हा। और अंतस्थ स्वर कौन होते हैं? या रा ला वा। ये अंतस्थ स्वर हैं। और अगर हम उच्चाई ध्वनियाँ छोटा आ बड़ा आ ये कंठ से ध्वनियाँ और का खा गा गा अंगा और गा घा हा ये सारी कंठ से ध्वनित उच्चारित हैं। तालु से उच्चारित चा छा जा जा इयाँ और चा छा जा झा इयाँ और या क्या है? यह जो है तालु से उच्चारित ध्वनि। या कौन से किससे उच्चारित होता है? या जो है तालु से उच्चारित ध्वनि। यह मूर्धा से टाठा डाडा आड़ा और ड़ा रा ला सा ये किससे हैं? ये मूर्धा से उच्चारित ध्वनियाँ हैं। दंत से ता था दा दा था ना शा ये सा से शलजम वाला सा भी इसमें किससे? दंत से उच्चारित ध्वनियाँ हैं। ओष्ठ से छोटा ऊ बड़ा ऊ और पा फा बा भा माँ। अगर क्या कहते हैं? अगर हम ये बात करें कंठ से उच्चरित स्वर कौन से हैं? छोटा आ बड़ा है। कंठ से उच्चरित तालु से उच्चरित स्वर कौन कौन से हैं? छोटी ई बड़ी ई हैं। कंठ से उच्चरित जो स्वर जो हैं तो छोटी ई बड़ी ई हैं। और व्यंजन की बात करेंगे तो कंठ से उच्चरित जो स्वर हैं वो कौन से? छोटा आ बड़ा हैं। और व्यंजन की बात करेंगे तो का खा गा गा अंगा और इयाँ हा ये सारे इयाँ नहीं है इसमें। और जो कंठ से उच्चरित का खा गा घा अंगा और हा ये कंठ से उच्चरित क्या है? व्यंजन है। और स्वर कौन से हैं? छोटा आ बड़ा। तालु से उच्चरित व्यंजन की बात करेंगे तो कौन से हैं? चा छा झा झा इयाँ और या ये तालु से उच्चरित व्यंजन हैं। अगर स्वर की बात करेंगे तो छोटी ई बड़ी ई ये किससे उच्चरित हैं? तालु से। मूर्धा से उच्चरित अगर हम स्वर की बात करेंगे तो मूर्धा से उच्चरित जो स्वर है केवल री है। री ये मुँह से उच्चरित है। और अगर हम व्यंजनों की बात करें तो मूर्धा से उच्चरित जो व्यंजन है टाठा डाडा आड़ा और रा ला शा ये सारे क्या हैं? मूर्धा से उच्चरित व्यंजन हैं। ओष्ठ से उच्चरित ध्वनियों की बात करेंगे तो स्वर की बात करेंगे तो ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ जो ओष्ठ से उच्चरित हैं ये स्वर हैं। और व्यंजन की बात करेंगे तो अंगा इया अड़ा ना ये पा फा बा भा माँ ये सब क्या है? ओष्ठ से नासिका से उच्चरित अनुस्वर नहीं है इसमें कोई नासिका से। और अगर व्यंजन की बात करें अड़ा इया अड़ा ना माँ ये सारे व्यंजन हैं। और अगर कंठ से
स्वर की उच्चरित करे ए सॉरी कंठ और तालु से उच्चरित ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, यानी स्वर कौन कौन से ए आए हैं, और कंठ दंत से उच्चरित तो इतने हमने देखा। दंत मूल से उच्चरित वाक्य या वर्ण कौन कौन से हैं, दंत मूल से उच्चरित ना, शा, रा, ला, ये सारे हैं। यहीं पर आज हम समाप्त करते हैं, और ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको आज हमने पढ़ा है परीक्षा की दृष्टि से, यूजीसी नेट की दृष्टि से। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम